हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवाने के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका आज हमारा 12th लेक्चर है। 11th लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा था 10th लेक्चर में, और 11th लेक्चर में बेटा हमने स्टार्ट करा था फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन हमारा स्टार्ट हो चुका था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको क्या क्या बताया था बेटा। मैंने फर्टिलाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि आपके पास जो स्पर्म है वो ओवम के अंदर किस तरीके से एंटर करता है। जो ओवम के बाहर जितनी भी लेयर्स होती हैं, जोना पेलुसिडा है ना, वो सारी जो लेयर्स होती हैं, वो कोरोना रेडिएटा, वो सबको मतलब कि तोड़ के स्पर्म किस तरीके से अंदर एंटर करता है ना। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, जब कौन कौन से प्रोसेस इसमें आते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है बेटा सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है, सिनगैमी में होता है कि जो स्पर्म होता है जब वो ओवम से टच होता है, जब वो उसकी आउटर लेयर से टच होता है, तो दैट प्रोसेस वी कॉल इज सिनगैमी। देन उसके बाद हमारे पास आता है प्लाज्मोगैमी, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ये स्पर्म है और ये ओवम है, तो जब इससे सिर्फ टच हो रहा है तो ये आपके पास है सिनगैमी। जब ये इसके थोड़ा सा अंदर चला गया तो बेटा ये है आपके पास प्लाज्मोगैमी, है ना। प्लाज्मा से वो रिएक्शन कर रहा है। देन जब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, तो वहाँ पे न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, न्यूक्लियस में रिएक्शन हो गया, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। ठीक है, एंड देन हम बेटा हमारा लास्ट स्टेप आता है एम्फीमिक्सिस। ठीक है, तो जो लास्ट हमारा स्टेप था एम्फीमिक्सिस था, वहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। जाइगोट में फर्दर डिवीजन होती है और आपके पास एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलो इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। कल जो मैं आपको बता रही थी फर्टिलाइजेशन कोन के बारे में। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था आपके पास फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन क्या होता है बेटा, देखो जब आपके पास ओवम होता है, एक ओवम है और एक स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म आया ओवम के पास। ठीक है, तो जब वो ओवम के पास आता है तो क्या होता है, उसमें क्या होती है कुछ ओवम में क्या होती है, कुछ ओवम की जो लेयर होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें बेटा क्या होते हैं, उसमें कुछ चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स। तो जैसे ही जो आपके पास स्पर्म है वो उसकी वॉल को टच करता है, वैसे ही क्या होता है आपके पास एक डेवलपमेंट होता है एक फर्टिलाइजेशन कोन का। ठीक है, जो स्पर्म होता है उसका जो एक्रोसोम होता है, जैसे ही वो टच होता है ओवम से, तो वो स्टिमुलेट करता है बेटा किस चीज़ को, वो स्टिमुलेट करता है उनके सोडियम चैनल्स को। जो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और बाहर से अंदर की तरफ सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है। जब अंदर सोडियम चला जाता है तो क्या होता है, जो ओवम होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हो जाता है, वो जो बाकी और जो स्पर्म होते हैं उसको अपने पास नहीं आने देता और पॉलीस्पर्मी को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो यही हमारे पास, क्योंकि जो बेटा जो नेचर है वो मोनोस्पर्मी को क्या कर रही है, वो मोनोस्पर्मी को फॉलो कर रही है, मोनोस्पर्मी को प्रमोट कर रही है। पॉलीस्पर्मी आपके पास क्या है, जो नेचर है वो पॉलीस्पर्मी को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, मोनोस्पर्मी होनी है तो मोनोस्पर्मी के लिए सिंगल स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है, और अगर एक से ज़्यादा स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएंगे तो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी, है ना। ट्राइप्लॉइड जो टेट्राप्लॉइड कंडीशन जैसे प्लांट्स में हम पढ़ते हैं, प्लांट्स में होता है ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, है ना। ये सारी कंडीशन प्लांट्स में मिलती है, लेकिन ह्यूमन में ये सारी, एनिमल्स में बेटा ये सारी ये जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन कोन बनता है ना। फर्टिलाइजेशन कोन कैसे बनता है मैंने आपको ये डायग्राम से भी बताया था, एक बारी मैं और बता देती हूँ। देखो इस तरीके से आपके पास जोना पेलुसिडा की सबसे पहले तो एक लेयर होती है बाहर की तरफ,
किसकी लेयर होती है? ज़ोना पेलुसिडा की लेयर होती है। और ज़ोना पेलुसिडा के अंदर क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ज़ोना पेलुसिडा के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं, वाओ कलर कुछ नया आया है, ओके ठीक है। ये हमारे पास जो येलो कलर की लेयर है ये आपके पास क्या है? ज़ोना पेलुसिडा है। ज़ोना पेलुसिडा है। और ये जो ग्रीन कलर की मैंने लेयर बनाई है अंदर, ये आपके पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो होता क्या है बेटा कि कांटेक्ट ऑफ एक्रोसोम जो होता है, मतलब कि जब एक्रोसोम आके इससे कांटेक्ट करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, है ना। कांटेक्ट ऑफ एक्रोसोम stimulate the outgrowth of contact of acrosome stimulate the outgrowth by plasma membrane of oocyte called fertilization cone. fertilization cone और कोन ऑफ रिसेप्शन भी बोल सकते हो आप इसे। टू रिसीव द इनकमिंग स्पर्म। देखो क्या होता है कि कांटेक्ट ऑफ एक्रोसोम, जब स्पर्म का एक्रोसोम आया, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है। कांटेक्ट ऑफ एक्रोसोम, दिस इज एक्रोसोम, स्पर्म का एक्रोसोम। कांटेक्ट ऑफ एक्रोसोम स्टिमुलेट द आउटग्रोथ बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब आपके पास जो ये स्पर्म है, ये इसको कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है? oocyte के कांटेक्ट में आता है। तो क्या होता है बेटा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका क्या होता है? आउटग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। आउटग्रोथ बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटग्रोथ होता है? oocyte की, है ना, ओवम का। मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं? ओवम ना बोल के हम इसको क्या बोलते हैं? oocyte बोलते हैं या सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, क्योंकि अभी तक इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो अभी तक ये क्या है बेटा आपके लिए? सेकेंडरी oocyte ही है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन क्या करता है? ये आउटग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन कोन बोलेंगे। ये फर्टिलाइजेशन कोन बनाता है। और कोन ऑफ रिसेप्शन, और इसको हम बेटा कह सकते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। हम इसको क्या कहेंगे? कोन ऑफ रिसेप्शन कहेंगे, टू रिसीव द इनकमिंग स्पर्म। और ये क्या करता है बेटा? इस इनकमिंग स्पर्म को क्या करता है? रिसीव करता है। इनकमिंग स्पर्म को क्या करेगा? ये
इनकमिंग स्पर्म को रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शन बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपके पास क्या बनता है, कोन ऑफ रिसेप्शन, या फिर आप इसको फर्टिलाइजेशन कोन भी बोलते हैं। अब क्या होगा, अब बेटा क्या होता है, इसके जो मैंने आपको बताया था ना कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स आप इनको बोलते हो। क्या बोलते हो, सोडियम चैनल्स बोलते हैं। तो बाहर से बेटा अंदर की तरफ को क्या जाने लग जाएंगे, कुछ सोडियम चले जाएंगे। ठीक है, सोडियम अंदर चले जाएंगे, और ये जो सोडियम होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, ये जो जब सोडियम अंदर जाते हैं तो इनकी वजह से बेटा क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है। और ये डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन बेटा क्या करता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके पास जो स्पर्म होते हैं उनको अपने पास नहीं आने देते हैं। ठीक है, मतलब कि शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए क्यों बोल रही हूँ मैं, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, उसका सारी कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, बिकॉज उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो उसके बाद चाहे स्पर्म आएंगे भी तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बेटा पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, जाइगोट बनने लग जाता है। फिर स्पर्म आए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जाइगोट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्पर्म आए भी तो। ठीक है, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है। और ये डीपोलराइजेशन क्या करता है बेटा, ये डीपोलराइजेशन आपके पास क्या कर देता है, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कर देता है। क्या कर देगा ये, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आपके पास होती है, और इस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं इस प्रोसेस का नाम हम देते हैं जोना रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जोना रिएक्शन, क्योंकि बेटा कहाँ पर रिएक्शन हो रही है, जोना पेलुसिडा वाली लेयर पे रिएक्शन हो रही है। इतनी बात समझ आई आपके पास। दूसरी हमारे पास एक और रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके पास है जोना रिएक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज जोना रिएक्शन। और एक और रिएक्शन हम पढ़ते हैं इसमें, उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सिंपल सा काम होता है। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन में आपके पास ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होंगे, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होंगे। क्या होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पर आपके पास होता है कि यहाँ पर कुछ वेसाइकल्स होंगे इसके अंदर, है ना, वेसाइकल्स होते हैं इसके अंदर। ये वेसाइकल्स बेटा क्या करते हैं, इनके अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। ये वेसाइकल क्या करते हैं आपके पास, अब देखो, अब मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि सोडियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, सोडियम चैनल आपके पास क्या करता है, डीपोलराइजेशन करता है। किसका डीपोलराइजेशन करता है, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन करता है, कि उसके अंदर और स्पर्म ना आ सकें। ठीक है, अब क्या होता है, डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और आपके पास कैल्शियम के जो चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और कैल्शियम के चैनल्स बेटा आपके पास होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि oocyte के अंदर है। oocyte एक सेल है तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं,
कैल्शियम के चैनल्स, तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर डीपोलराइजेशन ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, आफ्टर डीपोलराइजेशन, आफ्टर depolarization opening of calcium channels, ठीक है, आफ्टर डीपोलराइजेशन हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो गया, सोडियम अंदर चले गए, मेम्ब्रेन बाहर की डीपोलराइज हो गई, अब अंदर कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अब क्या होगा, अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके मतलब अंदर कुछ आ नहीं सकता, लेकिन अंदर रिएक्शन तो हो सकती है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम चैनल्स हैं, ये कैल्शियम चैनल्स आपके पास क्या करेंगे बेटा, ये कैल्शियम चैनल्स आपके पास क्या करेंगे, इन कैल्शियम चैनल्स आपके पास ओपन हो जाएंगे और यहाँ से बेटा बाहर को क्या आने लग जाएंगे, कैल्शियम के आयंस बाहर आने लग जाएंगे। क्या हो जाएगा, कैल्शियम के आयंस क्या इस ऊ साइट के अंदर आने लग जाए, मतलब ऊ साइट के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम चैनल्स है उसमें, और वो कैल्शियम बाहर भेजने लगेगा, इस ऊ साइट के अंदर भेजेगा। ये जो कैल्शियम है ये क्या करते हैं बेटा, ये कैल्शियम जो है ये क्या करवाता है, ये कैल्शियम आपके पास कराता है रीस्टार्ट ऑफ अरेस्टेड मियोसिस। हमारे पास, मैंने जब आपको oogenesis पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर क्या हो जाता है, जो स्टेज होती है वो अरेस्ट हो जाती है, मियोसिस सेकंड में आपके पास क्या है, अरेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर वो जो अरेस्टेड स्टेट है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती है। और मैंने क्या बोला था कि वो मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होता है, मियोसिस सेकंड आपके पास फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होती है। तो बेटा वो जो मियोसिस सेकंड वहाँ पे अरेस्ट हुई थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो कैल्शियम है ये क्या करवाएगा, ये जो कैल्शियम है बेटा ये क्या करवाएगा, रीस्टार्ट अरेस्टेड मियोसिस सेकंड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास जो मियोसिस सेकंड अरेस्ट हुआ था वहाँ पर, मतलब oogenesis में मैंने आपको बताया था कि मियोसिस सेकंड जो है वो अरेस्ट हो जाता है और ये कंप्लीट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बेटा अब फर्टिलाइजेशन हो गया क्योंकि स्पर्म तो अंदर घुस चुका है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास ये कैल्शियम जो है ये मदद करता है। कैल्शियम कैसे निकला, क्योंकि क्या हुआ, आपके पास कैल्शियम चैनल्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, डीपोलराइजेशन, क्योंकि सोडियम चैनल्स हो गए, सोडियम अंदर आ गया, अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, है ना। तो कैल्शियम इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है और जो ये कैल्शियम है ये क्या करवा देता है, जो आपके पास अरेस्टेड मियोसिस थी उसको रीस्टार्ट करवा देता है, ठीक है। अब ये अरेस्टेड मियोसिस रिस्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास सेकंड पोलर बॉडी भी बन जाती है। क्या बन जाता है, सेकंड पोलर बॉडी बन जाता है, सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। इतनी बात समझ आई। इस रिएक्शन को बेटा हम नाम देते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन का, और इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी, वेसाइकल्स के अंदर से ये जो फ्लूइड है ये रिलीज होगा और ये क्या करेगा बेटा, ये स्लो पॉलीस्पर्मी को रोकेगा। ये क्या करेगा, ये आपके पास स्लो ब्लॉक करेगा, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। क्योंकि फास्ट ब्लॉक कौन करवाएगा, फास्ट ब्लॉक तो यहाँ पर होती है, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी को तो कौन करवाता है, यहाँ पर ये फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कौन करवाता है, ये डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन करवाती है। जब डीपोलराइजेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, अब डीपोलराइजेशन तो थोड़ी देर के लिए होता है बेटा, आपने ये पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन वाली बातें कहाँ पढ़ी हैं कि मेम्ब्रेन भी डीपोलराइज होती है और पोलराइज होती है, अनपोलराइज्ड होती है। ये बातें हम पढ़ते हैं जब हम न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नहीं न्यूरल
न्यूरल सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ नाम है शायद ऐसे कुछ, तो वहाँ पर उस चैप्टर में हम मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन पढ़ते हैं। तो वहीं पर बेटा आपको, आपने अगर वो चैप्टर समझा होगा तो वहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से मेम्ब्रेन भी पोलराइज होती है, डीपोलराइज होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, थोड़ी देर के लिए डीपोलराइज होती है क्योंकि मेम्ब्रेन उसके बाद उसको पोलराइज होना पड़ता है ना। तो डीपोलराइज होती है, उतनी देर में क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते। जब तक डीपोलराइजेशन वाली स्टेट खत्म होती है तब तक बेटा यहाँ पर ये स्लो पॉलीस्पर्मी वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जो फास्ट पॉलीस्पर्मी है उसको कौन रोकता है बेटा, वो डीपोलराइजेशन रोकता है। और स्लो पॉलीस्पर्मी को, ये स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कौन कराता है, यहाँ से इन वेसाइकल से ये निकलने वाला केमिकल करवाता है ये। ठीक है, इतनी बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में आपको एक सीधे से नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा इस तरीके से टर्म्स यूज़ करी हुई हैं कि उन टर्म्स को समझने के लिए, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कभी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि क्या ही लिखा हुआ है इसमें, हमको तो सब समझ आ रहा है। लेकिन कभी आप लेक्चर्स को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ना, तो बेटा आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये तो हमको पता ही नहीं था कि ये लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार आपको नई नई चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं, पहले आपको टीचर्स का समझना है, देन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी समझ आएगी। क्योंकि हमारा ध्यान कभी उन वर्ड्स पे, उन टर्म्स पे जाता ही नहीं है जो हमको नहीं आती हैं, है ना। जो हमको समझ नहीं आती है उन टर्म्स में जाता ही नहीं है। हम तो सोचते हैं ओके हमें सारा समझ आ रहा है, अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन बीच बीच में हम ऐसे कोई सेंटेंस, ऐसे टर्म्स छोड़ते चले जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता कि ये भी लिखा हुआ है। हमें लगता है कि अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, हम सेंटेंस के साथ उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना भूल जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपना लेक्चर देखना है, टीचर का समझना है, किसी टीचर से आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके बाद आप देखो कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी समझ आती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारा जो फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो, after fertilization it is a rapid mitotic cell division of zygote which convert single celled zygote into multicellular morula। देखो क्या होता है, अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बना हमारे पास, जाइगोट बना। अब वो जाइगोट तो सिंगल सेल है, ठीक है, हमारे पास जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड होता है और हमारी एक सेल भी डिप्लॉइड होती है। तो क्या वो जाइगोट सिंगल सेल है? हाँ, वो जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। वो जाइगोट किससे मिलके बना है, वो जाइगोट एग से और स्पर्म से, ओवम से और स्पर्म से उसको मर्ज करके बनाया गया है जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट डिप्लॉइड है, जाइगोट सिंगल सेल बन गई। ठीक है, उन दोनों सेल को मिलके एक सिंगल सेल बन जाती है। उनके प्रोटोप्लाज्म, उनमें कैरियोकाइनेसिस होता है, प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन होती है, प्रोटोप्लाज्म मिलके एक सेल बना देते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। अब उस जाइगोट में माइटोटिक डिविजन होना है। क्या हम सिंगल सेलुलर हैं? नहीं है। हमारी तरह ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बेटा मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर होने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन को परफॉर्म, हर एक फंक्शन जो है वो अलग अलग सेल्स से क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। क्या हम यूनिसेलुलर हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा होता है कि सिर्फ एक ही सेल होती है जो आपके पास सारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करती हैं। रिप्रोडक्शन को, रेस्पिरेशन को, डाइजेशन को, एक्सक्रीशन को, नर्वस, सब कुछ जो है वो सिंगल सेल के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं और क्या होते हैं बेटा, प्रोसेस होते हैं या फिर परफॉर्म होते हैं। लेकिन हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमें क्या होता है, हर एक
सिस्टम, हर एक प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। वो ऑर्गन्स किससे मिलके बने हैं बेटा? वो ऑर्गन्स मिलके बने हैं टिश्यूज से। वो टिश्यूज किससे मिलके बने हैं? वो टिश्यूज मिलके बने हैं सेल्स से। एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स क्या करते हैं? स्पेसिफिक काइंड ऑफ टिश्यूज बनाते हैं। फिर स्पेसिफिक काइंड ऑफ टिश्यूज आपके पास स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गन बनाते हैं, है ना। हमारे हार्ट में अलग तरीके का टिश्यू है, हमारे हैंड्स में अलग तरीके का टिश्यू है, हमारी किडनी में अलग तरीके का टिश्यू है, हमारे बोन्स में अलग तरीके का टिश्यू है ना। हमारा ब्लड अलग तरीके का टिश्यू है, ब्लड भी एक टिश्यू है, ब्लड को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड टिश्यू बोलते हैं। ब्लड भी टिश्यू है। हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन को अलग अलग तरीके का टिश्यू बना रहा है। तो बेटा अलग अलग तरीके का सेल्स भी बना रहा होगा उन टिश्यूज को, अलग तरीके का सेल अलग उन टिश्यूज को बना रहा होगा। फिर वो टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। अब वो ऑर्गन क्या कर रहे हैं बेटा? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और एक ऑर्गन सिस्टम मिलके बेटा हमारा क्या बनाता है? एक सिस्टम बनाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके, डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज से मिलके बना है भाई? ऑर्गन्स से मिलके बना है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, आपके पास लीवर भी उसमें आता है, और क्या क्या चीज़ें आती हैं? और क्या क्या चीज़ें होती हैं? पैंक्रियाज होते हैं, है ना, और गॉल ब्लैडर हो गया, इसोफेगस हो गया। तो ये पूरा सिस्टम क्या है? आपके पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किस चीज़ से मिलके बना है? अलग अलग ऑर्गन्स से मिलके बना है। वो ऑर्गन किससे मिले हैं? टिश्यू से मिले हैं। और टिश्यू किससे बने हैं? सेल्स से बने हैं। तो क्या चाहिए हमारी बॉडी को भाई? अलग अलग टाइप के सेल्स चाहिए, और बहुत बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स चाहिए हमारी बॉडी को। तो वो जो हमारा जो स्टार्ट है, जो हमारा जो लाइफ जो है वो कहाँ से शुरू होती है बेटा? वो इस जाइगोट से शुरू होती है। इस जाइगोट से शुरू होती है। और जाइगोट में क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस नहीं होता। मियोसिस सिर्फ गैमेट्स को बनाने के लिए होता है। जब आपके पास क्या है? जब प्यूबर्टी आ जाती है, जब गैमेट्स का बनना स्टार्ट हो जाता है, तब बेटा आपके पास क्या होता है? मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सारी चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है? बॉडी का माइटोटिक डिवीजन करना ज़रूरी है। तो बॉडी क्या करेगी बेटा? माइटोटिक डिवीजन करेगी। ये जो हमारी जो लाइफ है, हम, आप और इस दुनिया के सारे प्राणी, एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स बेटा कहाँ से शुरू हुए हैं? सिर्फ एक जाइगोट से शुरू हुए हैं। ठीक है, एक छोटे से जाइगोट से। जाइगोट का साइज बेटा बहुत 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 छोटा होता है। मतलब कि एक आपके पास किसका? मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड जानते हो ना, मस्टर्ड का सीड कितना छोटा होता है? उस सीड के बराबर बेटा हमारा जाइगोट होता है, आप ये समझ लो। और उस एक सीड के बराबर जाइगोट से क्या होता है? हमारी इतनी बड़ी बॉडी बन जाती है। तो क्या होता है? कैसे बॉडी बनती है? सेल डिवीजन होता है। पहले जब हम अपनी मदर के वॉर्म में होते हैं तब हमारे अंदर सेल डिवीजन होता है। जब हम मदर के वॉर्म से बाहर आ जाते हैं तो भी बेटा हमारे पास क्या होती रहती है? सेल डिवीजन। हमारा कोई टिश्यू डैमेज हो गया है ना, टिश्यू कोई टेम्परेरी कोई वुंड हो जाता है, तो उसमें जो टिश्यू डैमेज होता है उसका जो रिकवरी होती है वो कैसे होती है? सेल डिवीजन से होती है। तो हमको सेल डिवीजन की बेटा बहुत ज़रूरत है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान पैदा हुआ और वो जितना सा है उतना सा ही रहा। बॉडी बड़ी तो होती है ना, ग्रो तो करती है। ग्रो करने के लिए सेल का डिवाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है ऑफ जाइगोट विच कन्वर्ट सिंगल सेल जाइगोट इनटू मल्टी सेलुलर मोरुला। फिर मोरुला से बेटा ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और वो ब्लास्टोसिस्ट आपके पास इम्प्लांट होता है, ठीक है, मदर के वोम में। और वहाँ पर बेटा फिर से जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड कर करके एक बेबी बनाते हैं, एक फीटस का फॉर्मेशन करते हैं। ड्यूरिंग क्लीवेज क्या होता है बेटा? ड्यूरिंग क्लीवेज टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू बोथ ग्रोथ फेज आर एब्सेंट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आपने सेल डिवीजन जब पढ़ा होगा तो आपने 4 फेज पढ़ते हो सेल डिवीजन के। सबसे पहले तो 2 फेज होती है,
देखो दो फेज होती है, दो फेज कौन कौन सी होती हैं? दो फेज आपके पास होती हैं इंटरफेज और माइटोटिक फेज। अगर हम माइटोटिक की बात करते हैं तो सेल डिवीजन को हम दो फेजेस में पढ़ते हैं। कौन कौन सी दो फेजेस होती हैं? इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं हम G1 फेज, एक पढ़ते हैं हम S फेज, एक पढ़ते हैं हम G2 फेज। मतलब कि तीन फेजेस में हम क्या पढ़ते हैं? देखो एक आपके पास होती है इंटरफेज, इंटरफेज होती है, और दूसरी आपके पास होती है माइटोटिक फेज। ठीक है, जो इंटरफेस है बेटा, इंटरफेस को हम डिवाइड करते हैं फर्दर इन तीन फेजेस में। ठीक है, और माइटोटिक फेज को तो आगे जाके हम डिवाइड कर देते ही हैं। मतलब कि प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है और टीलोफेज होती है। ठीक है, तो कैसे हम सेल डिवीजन, ये क्या है बेटा? ये सेल डिवीजन है। अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो क्या है ये? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होती है? दो स्टेज आती है, एक इंटरफेस आती है, एक माइटोटिक फेज आती है। इंटरफेज में आती है आपके पास G1 S G2, और माइटोटिक फेज में बेटा आपके पास क्या हो जाती है? ये वाली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वाली स्टेट आती है। अब देखो G1 S G2 में क्या होता है? G1 S G2 जो फेज होती है बेटा, इसमें आपके पास क्या होती है? इसमें बेटा आपके पास होती है सेल की ग्रोथ। G1 S G2 जो स्टेज होती है, इसमें आपके पास क्या होती है? जो एक सेल है, यहाँ देखो, आप ये समझो कि अभी हम पढ़ रहे हैं जाइगोट। तो ये जाइगोट है, ठीक है, इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी प्लॉइडी। ठीक है, अब क्या होगा? इस जो जाइगोट है, इसको बेटा डिवाइड करने के लिए इसको ग्रोथ तो होनी पड़ेगी ना इसकी, है ना? तो ग्रोथ करके ये क्या बनाएगा बेटा? इसकी प्लॉइडी तो यही रहेगी, प्लॉइडी तो इसकी 2n ही रहेगी, लेकिन ये ग्रोथ करेगा। और ये जो ग्रोथ करता है, ये आपके पास किस में होता है? इस ग्रोथ फेज में होता है। ठीक है, ग्रोथ फेज में क्या होता है? ये जो सेल होती है ये ग्रो करती है। ठीक है, जो सेल होती है वो ग्रो करती है, और आपके पास क्या करती है? ये साइज इंक्रीज करती है। उसके बाद बेटा इसमें क्या होता है? उसके बाद इसमें डिवीजन होता है, और ये इस तरीके से दो सेल बनाती है ना? अब हुई ना, बताओ, ये सेल इस सेल के बराबर, है ना? अगर यही सेल टूट जाती तो इनका तो जो वो है साइज है वो तो छोटा हो जाता है। लेकिन हमको क्या छोटे साइज के सेल चाहिए? नहीं, हमको बराबर साइज के चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? अगर किसी का डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है, किसी सेल का डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है, तो उसको बेटा डिवाइड करने के लिए 4 सेंटीमीटर का पहले होना पड़ेगा, उसके डायमीटर को 4 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा। और देन वो जब टूट के सेल, दो सेल बनाएगी, तो उनका डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा बराबर। इतनी बात समझ आई? तो ये जो ग्रोथ फेज होती है, ये आपके पास G1 और G2 फेज में, मतलब S फेज में क्या होता है? सिंथेसिस फेज होती है। यहाँ पे DNA का सिंथेसिस होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि ड्यूरिंग क्लीवेज टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू बोथ ग्रोथ फेजेस आर एब्सेंट। अब क्लीवेज के दौरान क्या होता है? क्लीवेज के दौरान आपके पास जो साइज होती है, उसका जो सेल होता है, उसका जो साइज होता है वो कांस्टेंट रहता है। समझ रहे हो? अगर इतना है ना तो इतना ही रहेगा। सेल इसके अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखो सेल इसके अंदर डिवाइड करेंगे, इस तरीके से डिवाइड, 2 से 4 हो जाएंगे, फिर 4 से 8 हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा? ये जो बाहर की जो सेल है, ये आपके पास क्या रहेगी बेटा? बराबर रहेगी।
ये सेल का आपके पास ग्रोथ नहीं होगी, ये सेल बड़ी नहीं होगी। इसमें क्या होता है, क्यों बड़ी नहीं होती, क्योंकि बेटा इसमें क्या होती है, इसमें ग्रोथ फेज एब्सेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ग्रोथ फेज आपके पास क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। G1 और G2 फेज आपके पास एब्सेंट होती है। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, इसीलिए क्लीवेज के दौरान टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो जो होता है वो कांस्टेंट रहता है ड्यू टू बोथ ग्रोथ फेजेस आर एब्सेंट, क्योंकि G1 और G2 फेज इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। किस तरीके से ग्रोथ होता है वो मैं आपको भी बता रही हूँ। देखो अब क्या होता है, जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है इंक्रीजेज बिकॉज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजेज बिकॉज टोटल मास ऑफ द साइटोप्लाज्म सेम, तो डीएनए कंटेंट क्या रह जाता है, इंक्रीज कर जाता है। देखो अब क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेज, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो कैसे इंक्रीज करता है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में ही बेटा ये पढ़ाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो ऐसे निकालेंगे, ये न्यूक्लियस का है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो क्या करता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज ही तो लिखा है ना, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, हाँ इंक्रीज सही। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और वो इंक्रीज कैसे होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म तो क्या है आपके पास सेम रहता है, तो लेकिन जो न्यूक्लियस है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस आपके पास इंक्रीज हो रहा है बिकॉज टोटल मास ऑफ द, अब देखो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज इसीलिए होता है क्योंकि डीएनए तो बढ़ रहा है, डीएनए तो बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला कि G1 और G2 फेज क्या है, एब्सेंट है। क्या मैंने ये बोला कि S फेज एब्सेंट है, नहीं, S फेज आपके पास होती है उसमें परफॉर्म। ठीक है, S फेज में क्या होता है, डीएनए बढ़ता है, डीएनए का कंटेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर डीएनए 2C है ना बेटा, तो 2C से 4C हो जाएगा डीएनए, अगर C है तो C से 2C हो जाएगा। ये होता है आपके पास डीएनए कंटेंट का बढ़ना। इसके बढ़ने को हम प्लॉइडी नहीं बोलते हैं, प्लॉइडी अलग चीज होती है। प्लॉइडी बढ़ने को हम डीएनए का बढ़ना नहीं कहते हैं। डीएनए इंक्रीज होने का मतलब है, डीएनए इंक्रीज होने का मतलब है कि डीएनए की क्वालिटी क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है डीएनए। इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज इसीलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए इंक्रीज हो रहा है। डीएनए तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन सेल की साइज तो बढ़ी नहीं रही है। ठीक है, अगर बेटा ये इतनी बड़ी सेल है, इसके अंदर इतना सा डीएनए है, तो जो सेल है वो तो इतनी सी ही है, सेम ही साइज की सेल है, सेल तो सेम ही साइज की है। देखो ये सेल है, अब बात समझो, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये भी सेल है, इसके अंदर ना इतना सा डीएनए है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है, कुछ रेशियो है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेल तो इतनी सी ही रही, बराबर रही। ठीक है, छोटी बन गई लेकिन बराबर है। ठीक है, बराबर समझो, बराबर है। लेकिन व्हाट इज दिस, सेल तो इतनी रही लेकिन डीएनए इतना बड़ा हो गया, डीएनए इंक्रीज हो गया क्योंकि G1 और G2 फेजेस गायब है ना, S फेज तो है, सिंथेसिस फेज तो है, ग्रोथ नहीं हुआ सेल का, लेकिन डीएनए S फेज, सिंथेसिस फेज आई और उसमें डीएनए का इंक्रीमेंट हो गया। न्यूक्लियस में क्या हो जाता है आपके पास, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीजेस बिकॉज टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म सेम। साइटोप्लाज्म का मास तो सेम है क्योंकि साइटोप्लाज्म तब बढ़ता है ना जब सेल की ग्रोथ होती, तो साइटोप्लाज्म तो सेम है, साइटोप्लाज्म सेम है और डीएनए कंटेंट इंक्रीज हो गया। तो डीएनए कंटेंट इंक्रीज हो गया तो क्या यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो इंक्रीज हो जाएगा?
हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बोल रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो नहीं बोल रहे हैं। ऊपर वाली क्वांटिटी, अगर जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है तो पूरा रेशियो इंक्रीज होता है। यहाँ देखो 4/, अरे यार क्या हो रहा है, 2/4, अगर 2/4 क्या बताओ, 4/2 बड़ा होगा या 3/4 बड़ा होगा? ऑफ कोर्स 3/4 बड़ा होगा, है ना, कि 2/4 बड़ा होगा? जो हम यहां देखो, अगर हम 4 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, हाँ एक मिनट, 4 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, इस 2 को डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 4 है, 4 से हमें 2 को डिवाइड करना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 4 5 ज़ा 20। लेकिन अगर हमको इस 4 से अगर हमें 3 को डिवाइड करना है तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? 4 7 ज़ा 28, आंसर विल बी 0.7। तो 0.7 क्या 0.5 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो कौन सा रेशियो बड़ा हुआ? 3/4 वाला रेशियो बड़ा हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। दूसरा पॉइंट है टोटल मास ऑफ द साइटोप्लाज्म सेम एंड डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस। वही कि टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म तो सेम है क्योंकि सेल का साइज तो बढ़ा ही नहीं, लेकिन डीएनए कंटेंट आपके पास इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर इंक्रीजेस, साइज ऑफ ब्लास्टोमेयर डिक्रीजेस। अब क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर इंक्रीज होते हैं। देखो कैसे इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर, देखो ये एक सेल है, ये आपके पास एक सेल है जिसमें डिवीजन हो रहा है, ये क्या है, जाइगोट है, ठीक है। इस जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन होता है और क्या बनता है, 2 सेल्ड स्टेज बनती है। कौन सी स्टेज बनती है, 2 सेल्ड स्टेज बनती है। फिर से फर्दर इस 2 सेल्ड स्टेज में डिवीजन होता है और 4 सेल्ड स्टेज बनती है, लेकिन सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा क्योंकि साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल डिवाइड हो रही है, सेम साइज की सेल बन रही है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, उसी साइज की सेल बन रही है। अगर ये 2n है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस सेल में डिवीजन होगा और यहाँ पर 2 सेल बन जाएंगी, ठीक है। फिर इस सेल में फर्दर डिवीजन होगा और 4 सेल स्टेज बन जाएंगी। फिर इस सेल में फर्दर डिवीजन होके क्या बन जाएगा, 8 सेल स्टेज बन जाती है। फिर इस सेल में फर्दर डिवीजन होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, 16 सेल बन जाएगा। इस सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएंगी, इस तरीके से सेल्स में डिवीजन हो जाएगा और ये आपके पास कहलाएगी 16 सेल्ड स्टेज। 16 सेल्ड स्टेज के बाद एक और स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं बेटा, उस स्टेज को हम बोलते हैं, देखो 16 सेल्ड स्टेज के बाद फर्दर फिर से एक स्टेज आएगी, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ठीक है। ये जाइगोट है। जाइगोट के बाद आपके पास आती है 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज के आपके पास आती है 4 सेल्ड स्टेज। 4 सेल्ड स्टेज के बाद आपके पास आएगी 8 सेल्ड स्टेज।
8 सेल स्टेज को हम ठीक है, 8 सेल स्टेज है ये, इसमें थोड़ा ज़्यादा बन गए बट आप इसको 8 सेल स्टेज समझो, ठीक है। 8 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज है, ये 8 सेल स्टेज आती है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर बेटा सेल्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, और हर सेल के अंदर क्या डीएनए है, तो क्या डीएनए में इंक्रीमेंट हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। और साइटोप्लाज्म में इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल का एक ये जो बाहर वाली सेल है इसका साइज तो सेम है, तो क्या साइटोप्लाज्म में इंक्रीमेंट हुआ, नहीं। क्या डीएनए में इंक्रीमेंट हुआ, न्यूक्लियस बढ़े, हाँ न्यूक्लियस तो बढ़े, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी सेल्स बन रही है इन सबके अंदर न्यूक्लियस है ना बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये जो मैंने डॉट लगाया है ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेल डिवीजन के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। जो आपके पास जो 8 सेल स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर बोलते हैं 8 सेल स्टेज को, ठीक है। और आपके पास जो 16 सेल स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोरुला। इसको हम क्या बोलते हैं, मोरुला। और बेटा इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट जाके आपके पास क्या करता है, इम्प्लांट होता है मदर के यूट्रस में, ठीक है। यही ब्लास्टोसिस्ट आपके पास क्या होता है, इम्प्लांट होता है मदर के यूट्रस में। आपको समझ आ रही है ना बात कि जाइगोट है, जाइगोट के बेटा आपके पास क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन कैसा होता है, सेल डिवीजन ऐसा होता है कि बाहर की सेल डिवाइड नहीं करते, सिर्फ अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म तो मतलब कि सेल का साइज तो सेम है, उसका साइटोप्लाज्म तो सेम है, सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि क्या जब आपके पास क्लीवेज होता है तो उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो सेम रहता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो आंसर क्या रहेगा कि इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। अब जाइगोट का एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बनी, 2 सेल स्टेज आई, 2 सेल से 4 सेल स्टेज आई, 4 सेल से 88 सेल, 8 से 16, 16 टू यहाँ पर आपके पास इसको हम 32 सेल भी बोल देते हैं, ठीक है, या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहे हैं, और साइज ऑफ सेल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। हर सेल यहाँ पे, अगर ये सेल बेटा इतनी सी है तो यहाँ पे देखिए और छोटी हो गई, और छोटी हो जाती है यहाँ पे सेल, यहाँ पर और छोटी छोटी हो जाएंगी सेल, क्योंकि बाहर का घर तो एक ही है, घर के अंदर मेंबर बढ़ रहे हैं। पहले एक मेंबर था, अब 2 मेंबर हो रहे हैं, मेंबर 4 हो रहे हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, लेकिन घर तो एक ही है, ठीक है। तो क्या उन मेंबर का साइज छोटा होता चला जाएगा, हाँ छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आई। अब हमारे पास जो पॉइंट था वो हमारा क्या था, वो था हमारा कि टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म सेम रहता है, डीएनए कंटेंट इंक्रीज, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद होता है नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर इंक्रीजेज, साइज ऑफ ब्लास्टोमेयर डिक्रीजेज। अब ब्लास्टोमेयर क्या है भाई, ब्लास्टोमेयर बेटा ये जो सेल है ना, हर एक सेल को हम क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोमेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोमेयर बोल देते हैं। ये जो हर एक सेल है इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉरी मैंने बोल दिया था ना कि 8 सेल स्टेज को नहीं, जो हर एक सेल है ना ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमेयर बोल रहे हैं। ये जो ये सेल है ये भी ब्लास्टोमेयर है, ठीक है। यहाँ पर 8 सेल स्टेज को ब्लास्टोमेयर नहीं बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर इस सेल के, इस एक सेल के अंदर जितनी भी सेल डिवाइड हो रही हैं वो सारी बेटा क्या है आपके पास, ब्लास्टोमेयर हैं, वो सारी सेल क्या हैं, ब्लास्टोमेयर हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोमेयर, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि
आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर इंक्रीज करते हैं। हाँ, पहले एक ब्लास्टोमेयर था, फिर 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16, 16 से 32। तो ब्लास्टोमेयर इंक्रीज करा, लेकिन साइज उनका क्या हुआ बेटा, डिक्रीज होता गया। मैंने बताया ना कि घर तो एक ही है लेकिन मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो मेंबर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो बेटा मेंबर्स का साइज कम होना पड़ेगा, वरना घर में फिट ही नहीं होंगे, है ना। इतनी बात समझ आई। फिर है क्लीवेज एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर मॉरूला। अब ये क्लीवेज एंड कहाँ पर होता है, ये बेटा क्लीवेज एंड होता है यहाँ पर, ये यहाँ पे एंड होता है मॉरूला। 16 सेल्ड स्टेज में बेटा ये क्या होता है, क्लीवेज आपके पास एंड हो जाता है। फिर जो ये 32 सेल स्टेज बनती है, ये ब्लास्टोसिस्ट बनती है, और ये सिस्ट बेटा क्या करती है, ये सिस्ट आपके पास जाके यूट्रस में इम्प्लांट होती है। ठीक है, इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका क्या होता है, देखो एक बात आप देखो, यहाँ पर ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है आपको किस तरीके से आपके पास यहाँ पर देखो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन किसका होता है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है इस यूट्रस की वॉल में, है ना। इट्स यूट्रस की वॉल में ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। अब किस तरीके से होता है, यहाँ देखो। अब ये जो 32 सेल स्टेज है ना, ये इस तरीके से होती है, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जनरली ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा, इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं कि यहाँ देखो, ये आप समझो कि ये एक ब्लास्टोसिस्ट है। इधर हम लिखने का काम करेंगे, यहाँ पर आते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके अंदर बेटा क्या होती है, इसके अंदर एक लेयर होती है। अब इसके अंदर क्या होती है, लेयर होती है। ये उन सेल्स से ही बनी है, जो इसके अंदर ये जो सेल्स है ना, ये सारे सेल्स। अब ये क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं, और क्या करता है, एक सेल का मास भी यहाँ पर बनाते हैं। ये जो सेल का जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेल मास है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। इसको इस मास ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे। इस मास ऑफ सेल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। ये क्या है, ये है आपके पास ब्लास्टोसिस्ट। ये है आपके पास ब्लास्टोसिस्ट है। इतनी बात समझ आ गई। ये आपके पास क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक लेयर बनाते हैं ये जो सेल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और बेटा एक इनर सेल मास बनाते हैं, और इस इनर सेल मास को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। और ये जो अंदर की जो ये खाली जगह छूट जाती है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, आपको ब्लास्टोसिस्ट का डायग्रामेटिक व्यू समझ आया। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में आपके पास ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, और इस तरीके से लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है कि बताओ ये बाहर की लेयर कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट है। उसके अंदर ये जो सेल मास है इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। ये जो खाली जो जगह है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। और ये पूरा जो डायग्राम है ये क्या है आपके पास, ब्लास्टोसिस्ट है, जो कि हम जिसको 32 सेल स्टेज बोल रहे हैं, जो कि 16 सेल स्टेज के बाद आता है। 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉरूला बोलते हैं। वो जो हर एक जो सेल डिवाइड हो रही है उसके अंदर की हर एक सेल को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमेयर बोल रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोसिस्ट, मॉरूला कब बनता है। आपको ये बातें मतलब कि
मतलब बच्चे इन बातों में कंफ्यूज रहते ही हैं कि बताओ ब्लास्टोमेयर और ब्लास्टोसिस्ट में इन सब में डिफरेंस ही नहीं पता चलता उनको। तो बेटा ध्यान रखो कि इसके अंदर की हर एक जो सेल है, ये हर एक सेल है, ये आपके पास क्या है, ब्लास्टोमेयर है। ये हर एक सेल क्या है, ये हर एक सेल क्या है बेटा, ब्लास्टोमेयर है। ये हर एक सेल क्या है, ब्लास्टोमेयर है, ठीक है। लेकिन 16 सेल्ड स्टेज को हम स्पेसिफिकली क्या बोल देते हैं, मोरूला बोल देते हैं, ठीक है। 16 सेल्ड स्टेज के बाद जो ये स्टेज आती है इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं। और चाहो तो आप इसको 32 सेल्ड स्टेज भी मत लिखो, क्योंकि जनरली किताबों में 32 सेल्ड स्टेज नहीं लिखा होता है, 16 सेल्ड स्टेज तक मानते हैं। देन उसके बाद आपके पास क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है। इतनी बात समझ आ गई। 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, ठीक है, 8 सेल्ड स्टेज, देन आपके पास आता है मोरूला। चलो अब आपके पास क्या है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले तो ध्यान रखो मोरूला क्या है। मोरूला इज 8 to 16 सेल्ड होता है, सेल्ड स्टेज, ठीक है। मोरूला क्या है, 8 से लेकर 16 तक की जो सेल स्टेज होती है उसको मोरूला बोलते हैं। दूसरी बात है, ये जो मोरूला होता है ये क्या होता है, इसको हम कुछ किताबें इसको लिखती है मोरूला इज मलबेरी लाइक। मलबेरी लाइक, मलबेरी लाइक, मलबेरी का एक फ्रूट होता है, मलबेरी एक फ्रूट होता है, उसकी तरह मोरूला दिखता है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मलबेरी का फ्रूट होता है, ये एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर अलग 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 सेल्स उस तरीके का होता है। तो इसको हम क्या भी लिखते हैं, मलबेरी लाइक भी लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपके पास क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट implants इन यूट्रस। यूट्रस में क्या आपके पास इम्प्लांट करता है, यूट्रस में बेटा आपके पास इम्प्लांट करता है ब्लास्टोसिस्ट। कौन सी स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आपके पास क्या करती है, यूट्रस में इम्प्लांट करती है, ठीक है। उसके बाद दो इनर सेल मास होती है। इनर सेल मास में क्या होता है, आप लिखोगे कि इनर सेल मास क्या होता है, इनर सेल मास contains certain cells। कुछ सेल्स होती हैं इनर सेल मास में, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्टेम सेल्स। उन स्टेम सेल्स में बेटा क्या होता है, which have पोटेंशी, पोटेंशी मतलब पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशी टू गिव rise to all cells and टिश्यू, ठीक है। आपके पास इनर सेल मास में क्या होता है, इनर सेल मास में कुछ सेल्स होते हैं जिनके, उन सेल्स के अंदर पोटेंशियल होता है बेटा हर एक सेल और हर एक टिश्यू बनाने का, हर एक टाइप के सेल्स बनाने का और हर एक टाइप के टिश्यू बनाने का। उनके अंदर ब्लड बनाने का पोटेंशियल है, बोन बनाने का पोटेंशियल है, मसल बनाने का पोटेंशियल है, हेयर बनाने का पोटेंशियल है, नेल्स बनाने का पोटेंशियल है, ठीक है। उन स्टेम सेल्स में बेटा क्या होते हैं, हर एक सेल, हर एक टाइप का सेल, हर एक टाइप का टिश्यू बनाने का पोटेंशियल होता है, ठीक है। देन बेटा हमारे पास एनसीईआरटी ये डायग्राम देती है। इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में आपके पास यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ए क्या है आपके पास, ये बेटा आपके पास oocyte है, ठीक है। ये oocyte है जो कि आपके पास ओवरी से, अभी अभी ये ओवरी है,
ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बेटा ये इस तरीके से जो oocyte है ये क्या हुआ है, ये oocyte है, ये रिलीज हुआ है, तो ये ए लिखा है ना, तो ये भी ए लिखा है यहाँ पे। ये बी वाला जो स्टेज है ये बी है, ये सी वाला ये सी है, ठीक है। ये डी वाला स्टेज ये डी वाला है, और ई वाला ई, एफ 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 जी, ठीक है। और एच इन्होंने बना दिया ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। अब क्या है देखो, अब ये क्या है आपके पास, ये oocyte है, ये क्या है, जाइगोट है। स्पर्म इसके साथ आप समझो फर्टिलाइज हो गए और जाइगोट बन गया। जाइगोट में कितनी सेल होती है, जाइगोट तो एक ही सेल होती है। अब एक सेल से क्या हो गया आपके पास, दो सेल बन गए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक सेल जाइगोट है, जाइगोट से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, ठीक है। उसी तरीके से बेटा, उसी तरीके से यहाँ पर उसी तरीके से आपके पास क्या है, उसी तरीके से देखो, वन सेल है, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल बनी, चार से आपके पास 8 सेल बनी। और इस कंडीशन को हमने क्या बोला, इस कंडीशन को हमने बोला मोरुला लाइक। 8 से 16 तक की कंडीशन को हम मोरुला बोलते हैं। मतलब 8 वाली को भी हम मोरुला बोलेंगे और 16 वाली को भी हम क्या बोलेंगे, मोरुला बोलेंगे। तभी तो मैंने लिखा ना कि 8 से 16 सेल को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं, ठीक है। अब मोरुला के बाद बेटा आपके पास क्या होता है, मोरुला के बाद ये सारी सेल्स यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाती हैं, इस तरीके से यहाँ पे एक साइड जमा हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, ये ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है। और फिर जाके ये क्या करता है, ये जी वाले स्टेज जो है एच वाले में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट जाके आपके पास इम्प्लांट हो जाता है मदर के यूट्रस में, और वहाँ पे इम्प्लांट होके उसके बाद क्या करता है, फीटस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर हमारा ये क्लीवेज वाला जो पोर्शन है ये भी कंप्लीट होता है ना। इम्प्लांटेशन को हम आगे किस तरीके से होता है इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से इसको रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।